मेरा नाम असलम है और मेरी 3 बेटियां हैं। मैं अपनी बीवी और तीनों बेटियों के साथ आसूदा ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अपना ज़ाती कारोबार है। तीनों बेटियां अच्छे अदारों में तालीम हासिल कर रही हैं। छोटी दोनों कॉलेज में पढ़ती हैं और मेरी बड़ी बेटी किरण यूनिवर्सिटी होती है। शहर के एक पोश एरिया में नया घर लिया हुआ है। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह का दिया सब कुछ है। एक सुबह रोज़ के मामूल के मुताबिक मैं किरण को यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा था। दौरान ड्राइविंग में किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। किरण फ्रंट सीट पे खुले बालों से सर से दुपट्टा उठाए बैठी मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। आगे सिग्नल पे मैंने गाड़ी रोक दी थी। मैं फ़ोन पे बात करने के साथ साथ सिग्नल खोलने का टाइम भी देख रहा था। कॉल काट कर मैंने मोबाइल साइड पर रख कर किरण की तरफ देखा और कहा, बेटा 100 बार कहा है दुपट्टा सर से ना हटाया करो। किरण अपनी साइड की खिड़की से बाहर देख रही थी। मैंने लाशौरी तौर पर इस तरफ देखा। रोड साइड पर बने फुटपाथ पे सफ़ेदे के दरख्त के नीचे और किरण की साइड पे सामने एक मटीले रंग का कुत्ता खड़ा था और किरण की तरफ ही देख रहा था और साथ दम दुम हिला रहा था। कुत्ते और गाड़ी के दरमियान मुश्किल 7-8 फुट का फासला रहा होगा। मैं किरण की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया क्योंकि मेरी बेटी किरण पालतू जानवरों की बेहद शौकीन थी। हमारे घर में 2 बिल्लियाँ, तोते, मोर और कई और पालतू परिंदे किरण ने अपने शौक की वजह से रखे थे। किरण को इतनी मायूत से कुत्ते की तरफ देखता देखकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि अब कुत्ता पालने की ख्वाहिश ना कर देना। किरण ने मेरी बात सुनकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। सिग्नल इस दौरान खुल चुका था। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। किरण अभी भी साइड मिरर से पीछे देख रही थी। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। 10-12 मिनट की ड्राइविंग के बाद यूनिवर्सिटी आ गई। मैंने किरण को उतारा और वापस चल दिया। अभी मैं घर के सामने पहुंचा था कि किरण की कॉल आ गई। मैंने कॉल अटेंड करते ही कहा कि बेटा कुत्ता घर नहीं रखने देना मैंने। मगर आगे से किरण की घबराई सी आवाज़ आई, अब्बू मुझे घर ले जा, मेरा दिल घबरा रहा है और मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मैंने ही सुनते ही कॉल कर दी और जल्दी से गाड़ी मोड़कर यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हो गया। कुछ मिनट में मैं किरण के पास था। किरण बेंच पे बैठी थी और दोनों हाथों से इससे सर पकड़ा हुआ था। मैंने इसे सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। वापसी पे मैं बार बार पूछे जा रहा था कि किरण क्या हो रहा है, मगर किरण ने कोई जवाब ना दिया, बस सर को पकड़ कर बैठी रही। मैंने परेशानी के आलम में किरण की अम्मी को फ़ोन करके कहा कि जल्दी से गेट के बाहर आओ, किरण की तबीयत ठीक नहीं, अस्पताल जाना है। मेरा घर अस्पताल जाने के रास्ते में है। घर के गेट पर किरण की माँ परेशान खड़ी थी। गाड़ी में बैठते इसने सवालों की बौछार कर दी, मगर मैं खुद लाइल्म था। अस्पताल का रास्ता अभी हम तय ही कर रहे थे कि किरण ने बेहद ऊंची आवाज़ में कहा, अबू मैं अब ठीक हूँ, अम्मी से कहिए ऊंचा बोलना बंद करो और मुझे अस्पताल नहीं जाना, मुझे घर वापस ले चले। मैंने कहा, बेटा अच्छी बात है, तबीयत ठीक हो गई है, मगर अस्पताल डॉक्टर से चेकअप करवा लेते हैं। मगर किरण मेरी बात काटते हुए सख्त गुस्से से चलाती हुई बोली, अगर आपने गाड़ी घर की तरफ ना मोड़ी तो मैं चलती गाड़ी से छलांग लगा दूंगी। मैंने किरण की माँ की तरफ हैरानी से देखा। वो खुद मुंह खोले मुझे देख रही थी। मैंने गाड़ी का लॉक चेक किया। गाड़ी ऑटो लॉक ही थी। मैंने गाड़ी आहिस्ता की और घर की तरफ मोड़ दी, मगर मैं हैरानी के साथ साथ अफसुदगी की कैफियत में था। मेरी बेटी ने मेरे साथ या अपनी माँ के साथ इस लहजे में कभी नहीं बात की थी। मैं हैरान था कि कुछ देर पहले किरण ने मुझे चाय बनाकर पिलाई थी। इसके बाद इसने यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी की और घर से निकलते वक्त माँ को कहा था कि मार्केट जाना है, शाम को ज़हन में रखिएगा। और हम बातें करते करते घर से निकले थे। ये सब अचानक क्या हुआ? खैर इतनी देर में हम घर के सामने पहुँच गए। किरण को मैं अपने कमरे में ले आया और बेड पे लटा दिया। किरण बिल्कुल खामोश थी। मैंने किरण के पास बैठकर इसके माथे को सहलाते हुए प्यार से कहा कि क्या हुआ था मेरी बेटी को। किरण के माथे पर हाथ रखते ही मुझे एहसास हो गया था कि किरण को बहुत तेज़ बुखार है।
मगर मेरी बात का किरण ने कोई जवाब ना दिया। इसकी माँ ने किरण का सर दबाना चाहा मगर किरण ने वो भी ना दबाने दिया। बेड से उठते हुए इसने कहा, मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ, और ये कहकर वो उठकर चली गई। मैं और किरण की माँ हैरान और परेशान एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। इसकी माँ रोने लगी कि मेरी बेटी को क्या हो गया है। मैंने कहा, रोना बंद करो, लगता है बुखार इसके सर को चढ़ गया, तुम परेशान ना हो, मैं डॉक्टर को जाके मिलता हूँ। शाम तक किरण की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। हैरानकुन बात यह थी कि किरण को यह सब याद ना था कि इसकी माँ ने जब इसे बताया तो वो भी हैरान हुई कि कैसे मुमकिन है कि वो इस लहजे में बात करे। मैंने इसे समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, जब बुखार सर पर चढ़ जाए तो इंसान को एहसास नहीं रहता, मेरी आदत है, मैं जल्द सो जाता हूँ। किरण को बाकी घर वालों के साथ बातें करता और टीवी देखता छोड़कर मैं सोने चला गया। मेरी आंख किरण की अम्मी के मुझे झुंझुरने पर खोली। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। दोनों छोटी बेटियां और किरण की माँ मुझे कहे जा रही थी कि देखिए किरण को क्या हो गया है। मैं बदहवासी में किरण के कमरे की तरफ भागा। किरण अपने बिस्तर पर ऊंधी पड़ी थी। इसके हाथ पांव मुड़े हुए थे और मुंह से हु हु की आवाज़ आ रही थी। मैंने किरण को उठा लिया। अजीब सी बदबू इसके वजूद से आ रही थी। मैं इसे उठाकर गाड़ी की तरफ भागा और कुछ देर बाद हम अस्पताल थे। मेरी परेशानी अब हैरानी में बदली हुई थी, क्योंकि जैसे ही किरण को गाड़ी में बिठाकर घर के गेट से गाड़ी बाहर निकाली थी, किरण ठीक हो गई थी और इसे होश आ गया था। और इस बार भी सुबह की तरह वह चिल्लाई थी कि मैंने अस्पताल नहीं जाना, मैं ठीक हूँ, मगर मैंने गाड़ी अस्पताल ही आकर रोकी थी। डॉक्टर ने तसल्ली से चेक करके कहा कि किरण बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर को जब सारा वाकया सुनाने की कोशिश की तो इसने मेरी बात काटते हुए कहा कि ये डिप्रेशन के दौरे हैं और कुछ नहीं हो सकता है। आपकी बेटी को कोई टेंशन है, बाकी कोई मसला नहीं है। अस्पताल से घर वापस आते वक्त मैं परेशानी में सोच रहा था कि वाकई किरण को डिप्रेशन के दौरे पड़ रहे हैं। घर जाकर किरण की माँ तीनों बेटियों के पास इनके ही कमरे में सो गई। रात के जाने किसी पैर सोचते सोचते मैं भी सो गया, मगर सुबह शादी के वक्त किरण की माँ ने मुझे उठा दिया। इससे बोला नहीं जा रहा था। इसके मुंह से किरण का नाम सुनते ही मैं किरण के कमरे की तरफ भागा। किरण अपने कमरे के फर्श पर घुटनों में सर लिए बैठी थी। मैंने आगे बढ़कर इसे उठाने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गया। किरण के आधे सर के बालों से इसके घुटने बंधे थे और आधे सर के बालों से इसके हाथ पीछे करके बंधे थे। मेरी दोनों छोटी बेटियां सहमी से एक तरफ खड़ी थीं। मैंने जल्दी से बालों की दोनों गिरा खोलने की कोशिश की। हैरानकुन बात यह थी कि ना घुटनों की बालों से गिरा खुल रही थी और ना ही हाथों से बंदी गिरा। पता नहीं कैसे वो गिरा खुली। मैंने किरण को उठा के इसके बिस्तर पर लिटाया। किरण के वजूद से इंतहाई बदबू आ रही थी। कमरे में खड़ा होना माहौल हो रहा था। जैसे मैंने बालों की गिरा खोली, किरण का जिस्म ढीला हो गया था और इसके मुंह से आवाज़ आना बंद हो गई थी। इसकी माँ ने बताया कि मैं किरण के साथ ही इसके बिस्तर पर सोई थी। मेरी आंख किरण के मुंह से निकलने वाली आवाज़ से खुल गई। मैंने देखा कि किरण फर्श पर इस हालत में बैठी है। मैंने फ़ौरन उठकर इसे उठाने की कोशिश की, मगर इसका जिस्म इतना वज़नी था आप सोच भी नहीं सकते। बाकी दोनों बच्चियों को उठाकर मैं आपकी तरफ भागी। ये कहकर वो रोने लग गई कि ना जाने मेरी बेटी को क्या हुआ। मैंने इसे चुप हो जाने को कहा। इतने में किरण ने आंखें खोल ली थी। मैं इससे पूछने लग गया कि बेटा क्या हुआ। इसने कमज़ोर आवाज़ में नकाहत भरे लहजे में कहा कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, बस जिस्म में बहुत दर्द है। मैंने इसकी बात सुनकर इसे दिलासा दिया, मगर मेरे दिमाग में आ गया था कि ये क्या मामला है। एक बात मैंने नोट की थी कि इस कैफियत में किरण के जिस्म से इंतहाई गंदी बदबू आने लग जाती है, मगर जैसे वो नॉर्मल होती है बदबू आना भी बंद हो जाती है। सुबह ही मैंने किरण की अम्मी से मशवरा करके अपने एक जानने वाले जो कि आलिम हैं इनसे बात की और इनको घर ले आया। उन्होंने साबो घेरा किया, किरण को देखा और कहा इस पर बहुत सख्त जादू है और इसका ये तोड़ है। मैंने कहा आप कर दें। वो काफ़ी देर पढ़ते रहे। पढ़ने से फारिग होकर उन्होंने कहा अब ऐसा कभी नहीं होगा। सारा दिन खैरियत से गुजर गया। इस रात किरण की माँ ने हाल कमरे में सबके बिस्तर लगा दिए थे।
रात के किसी पहर मेरी आंख खुली। मैंने किरण के बिस्तर की तरफ देखा। किरण अपने बिस्तर पर ना थी। मैंने फौरन इसकी माँ को जगाया और उठकर किरण के कमरे की तरफ किया। कमरे की लाइट ऑफ थी। मैंने लाइट जलाई मगर कमरा खाली था। हम मियाँ बीवी ने सारे कमरे चेक किए मगर किरण कहीं नहीं थी। मैंने ऊपर वाले पोर्शन में कमरों को चेक किया, वहाँ भी किरण को ना पाकर मेरे औसन खता हो रहे थे। परेशानी से मेरे कदम मानो वजनी हो रहे थे। मैं और इस किरण की माँ पागलों की तरह घर का कोना कोना छान रहे थे। हम नीचे पोर्शन में पहुँचे। मैं भागकर हाल के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा कि सेन की तरफ जाऊं, मगर दरवाजे को अंदर से लगी कुंडी देखकर मैं रुक गया। इतनी देर में किरण की माँ ने कहा कि स्टोर में देखिए। मैं उन्हीं कदमों से वापस मुड़ा और स्टोर की तरफ भागा, मगर स्टोर के दरवाजे की कुंडी बाहर से ही बंद थी। मैंने मायूसी से स्टोर का दरवाज़ा खोला। इंतहाई गंदी बदबू मेरे नाक से टकराई। स्टोर में अंधेरा था। मैंने लाइट चलाई मगर किरण स्टोर में ना नजर आई। स्टोर में बदबू बता रही थी कि किरण स्टोर में है। अचानक मेरे कानों में हो की आवाज़ टकराई जो कि किरण की ही थी। मैंने आवाज़ की समेत देखा जो स्टोर में बने ऊपर छत की रूफ स्टोर से आ रही थी। मैं संदूक में चढ़ गया और रूफ स्टोर के अंदर झांका। मेरे सामने सामान के बड़े कार्टन पड़े थे और कार्टन के पीछे से हो की आवाज़ आ रही थी। मैंने दीवार से टेक लगाए। किरण घुटनों में सर दिए बैठी थी। मैंने अपने दोनों हाथों पर वजन डालकर उछलकर रूफ स्टोर में छलांग लगाई और बैठकर मैंने किरण की तरफ देखा। किरण को पुकारा मगर किरण ने कोई जवाब ना दिया। वो मेरी मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर थी और इसके मुंह से बस ऊ की आवाज़ आ रही थी। मैंने इसे टांग से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। इसका मुंह घुटनों पे था और बाल इसके घुटनों के नीचे गिरा की सूरत में बंधे थे और बाकी बालों से इसके दोनों हाथ पीछे कमर पे बंधे थे। खुदा ये लम्हा किसी बाप को ना दिखाए। मैं जल्दी से नीचे संदूक पे उतरा और संदूक पे खड़े होकर मैंने किरण को उठा लिया और इससे संदूक पे बिठाया और इसके बाल खोलने की कोशिश करने लगा। इसकी माँ भी रोती हुई मेरी मदद कर रही थी मगर बालों की गिरा ना खुली। मैं संदूक से नीचे उतरा और किरण को उठाकर स्टोर से बाहर निकला और हाल में दाखिल हुआ, मगर सामने का मंजर देखकर मेरे होशन खता हो गए और किरण मेरे हाथों से गिरती गिरती रह गई। मेरी दोनों बेटियां नीचे फर्श पर गिरी पड़ी थी। दोनों के आपस में सर मिले थे और इनके मुंह से हू की आवाज़ें निकल रही थी। किरण की माँ चीखती हुई बेटियों की तरफ लिपकी। मैंने किरण को इसके बिस्तर पर लटाया और मुड़कर फर्श पर गिरी बेटियों को उठाने की कोशिश की। दोनों के बाल आपस में बंधे थे और दोनों के वजूद से बदबू आ रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से दोनों के बाल खोले और इनको उठाकर इनके बिस्तर पर लटाया। एक अजीब से खौफ का एहसास हो रहा था। मैं सर पकड़कर बैठ गया। किरण की माँ के रोने की आवाज़ भी मुझे खौफ में मुब्तला कर रही थी। मैंने फ़ोन उठा के इस आमिल को फ़ोन मिलाया। घंटी जा रही थी मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। खैर तीसरी दफ़ा की कोशिश में मैंने इसने कॉल अटेंड कर ली। इसकी नींद में डूबी आवाज़ सुनाई दी। मैंने जल्दी से कहा कि मेरे घर में मुसीबत आ गई है, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। ये कहकर मैंने कॉल काटी और किरण की माँ को तसल्ली दी और बच्चियों के पास ही रुकने की ताकीद करके हाल का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। हाल से निकलते ही मेरी नज़र सामने पड़ी और मैं खौफ के मल्ले जल्ले सांस से टटका कर रह गया। मेरे सामने मटीले रंग का कुत्ता बैठा था। एक लम्हे बाद मैंने आवाज़ मजा कर इससे हाथ के इशारे से बुश बुश कर इससे डराया। कुत्ता उठा और बड़े आराम से चलता हुआ गेट की तरफ बढ़ा। गेट के पास पहुंचकर इसने छलांग लगाई और गेट से मलहक्का द्वार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। मैं हैरान था कि ये कुत्ता कहाँ से आ गया। कुछ देर में मैं आमिल साहब के पास पहुंच गया। वो बेचारा मेरे इंतज़ार में था। हम इसी वक्त वापसी रवाना हुए कि मैं घर पहुंचा तो हाल में दाखिल होते ही मुझे तसल्ली का एहसास हो गया। तीनों बेटियों को होश आ गया था और अपनी माँ से चिमटी बैठी थी। आमिल साहब ने सबको दम किया, पानी पिलाया और पढ़ने बैठ गए। कोई आधा घंटा पढ़ने के बाद कहने लगे, मैंने इसार कर दिया, अब ऐसा ना होगा। मैंने आमिल साहब से पूछा, आमिल साहब ये सब क्या माजरा? तो कहने लगे, जादू की वजह है और कुछ नहीं, कुछ रिश्तेदार आपसे रिश्ता लेना चाहते हैं, सब इसी की शरारत है। आमिल साहब ने वापस जाना चाहा। मैंने किरण की माँ को 2 बार
दोबारा बच्चियों के पास ही रुकने की ताकीद की और आमिल साहब को छोड़ने चला गया। हम अभी रास्ते में ही होंगे कि फ़ोन की घंटी बजी। उठी दूसरी किरण की माँ थी, जो बता रही थी कि किरण को दोबारा कुछ हो गया और इसके हाथ पैर मुड़ गए हैं। मुख्तसर ये है कि मैंने इसके बाद ना कोई आमिल ना कोई पीर छोड़ा। सब ने अपना अपना रगो अलाप कर इलाज किया। कुछ ने तो बच्चियों पे पढ़ाई करते वक्त थप्पड़ भी मारे, कुछ ने तो ये भी कहा कि हमारे आस्थाने छोड़ जाओ, 3 दिन के लिए फिर ठीक होगी। अब आप बताएं, मैं नौजवान बच्चियां कैसे किसी गैर महरम के हाथ छोड़ सकता हूँ। एक माँ होने को है, मेरे घर से सुकून ख़त्म हो गया। मेरी बेटियाँ पूरे ख़ानदान में मौजू ज़िक्र बन गई हैं। ख़ानदान में करीबी रिश्तेदारों में 2 शादियाँ हुई और दोनों घरों ने फ़ोन करके कह दिया कि बराए मेहरबानी बच्चियों को शादी पर आप दोनों मियाँ बीवी ना लेकर आइएगा, अपनी बच्चियों को ना लाना। मेहमानों ने बुरा मनाना है, शादी का मौका है, सबकी बच्चियाँ होंगी, ऐसे किसी और को असर ना हो जाए। इस 1 महीने में दोनों पालतू बिल्लियाँ मर गई। तोते रहे, न मोर न चिड़िया, कोई पालतू परिंदा नहीं बचा। अभी आलिम है कि कभी कोई बच्ची वॉशरूम में बालों से बंधी मिलती है, कभी कोई बच्ची स्टोर में। एक दिन तो हद हो गई कि किरण अपने कमरे में दीवार में बनी कपड़ों की अलमारी में बंद करोड़ों के अंदर बालों से बंदी बेहोश पाई गई। आजकल घर में हर वक्त अजीब सी बदबू फैली रहती है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इतनी दूर से आपको लेने आया हूँ। अरशाद साहब मेरे इस दोस्त के बिनहोई हैं। मेरे दोस्त की बीवी ने अरशाद साहब की बीवी से बातों बातों में जिक्र किया तो उन्होंने आपका बताया। बदर भाई, आप इस मामले में कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ चलिए, इसका अजर आपको अल्लाह देगा। ये कहकर असलम साहब खामोश हो गए। मैं जो काफ़ी देर से खामोश बैठा हैरानी से असलम साहब की ये सारी बात सुन रहा था, उनको खामोशी इख्तियार करता देखकर आमीन कहकर उठकर इनके साथ जाने के लिए तैयार होने अंदर चला गया। असलम साहब अपने दोस्त के हमरा उनके साथ सारी रात का सफ़र करके आज सुबह सुबह मेरे करीबी तल्लुक़ वाले अरशाद साहब के हमरा मेरे पास आए थे। हालो अहवाल के बाद उन्होंने अपना मसला बताना शुरू किया था और बिना रुके सारा मसला बताया था, जिसे सुनकर ही मैं समझ गया था कि सारा मसला असेब से ताल्लुक़ रखता है। तकरीबन 1 घंटे बाद अरशाद साहब को इनके घर छोड़कर हम असलम साहब के घर जाने के लिए शहर से निकल रहे थे। रात के तकरीबन 10 बजे होंगे जब हम असलम साहब के घर पहुंचे। असलम साहब के दोस्त रास्ते में उतर गए थे। गाड़ी से उतरने के बाद मैं असलम साहब की हमराही में इनके घर के हाल कमरे में पहुंचा, जहां इनकी 3 बेटियां और इनकी बीवी मौजूद थी। घर में फैली मकरू बदबू और एक मकूस नुसावत असेब की मौजूदगी का मुंह बोलता सबूत था और बच्चियों के चेहरे की जर्दी माहिल रंगत देखने के बाद मुझे यकीन हो गया था। सलाम दुआ के बाद असलम साहब मुझे ड्राइंग रूम की बजाय एक बेडरूम में ले आए। इनका कहना था कि मैं फ़्रेश हो जाऊं, इसके बाद खाना तैयार है। मैंने कहा खाना तो अब किरण और बच्चियों को ठीक होने के बाद ही खाऊंगा। आप इस वक्त किसी सूरत एक मुर्गी का बंदोबस्त करें। मैंने वज़ू किया और तीसरे कलमे का विर्द करता हुआ असलम साहब के हमरा हाल कमरे की जानिब बढ़ गया। इस रात की धुंध बड़ी। सहर के वक्त तकरीबन 4 बजे के बाद मैं असलम साहब और इनकी 3 बेटियों के साथ किरण की यूनिवर्सिटी के रोड पे सफ़ेदे के दरख्त के नीचे गाड़ी रोककर अपने सामने खड़े एक मटीले रंग के कुत्ते के आगे एक ज़िबाशुदा मुर्गी रख रहा था। 3 बच्चियां और असलम साहब मेरे पीछे खड़े थे। कुत्ते ने मेरे पीछे देखने की भी जुर्रत ना की, अपना बड़ा सा मुँह खोला और मुर्गी उठाकर धुंध बड़े अंधेरे में गायब हो गया। इस वक्त फजर की अजान की आवाज़ आई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने सुकून का सांस लिया और असलम साहब से कहा, भाई साहब, रात जितनी काली और बड़ी हो, दिन हो ही जाता है। एक नई सहर आपको मुबारक हो। चलिए घर चलिए, बहुत भूख लगी है। ये वाक़या पिछले साल के महीने जनवरी का है। असलम साहब से मेरी अक्सर बात होती रहती है। किरण और इसकी बहनें अब बिल्कुल ठीक हैं। इनसे भी बात होती है और हर बार मैं इनको ताकीद करता रहता हूँ कि रास्ते में दुपट्टा नहीं उतारना। मैंने अपनी 18 साल ज़िंदगी में एक बाप की बेबसी इससे बढ़कर नहीं देखी। आप सबकी मोहब्बतों के लिए शुक्रगुज़ार हूँ। आप सबकी सलामती और खुशियों के लिए बहुत सारी दुआएं। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। जल्द एक और अपीती के साथ हाजिर होंगे।